कुछ इस तरह ज़िंदगी को आसान बना लिया, किसी से माफ़ी मांग ली तो किसी को माफ़ कर दिया। नमस्कार, मैं शक्ति। और मैं राकेश बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं दूरदर्शन के बेहद खास लोकप्रिय कार्यक्रम बिहार बिहार में। जैसा कि जब पता है राकेश, अगर बात हम करते हैं सॉरी शब्द की या माफ़ी शब्द की, तो भले ये शब्द बहुत ही छोटा लगता है, लेकिन इसके जो प्रभाव होते हैं वो काफ़ी प्रभावशाली होते हैं। अक्सर हमने देखा है कि रिश्तों में अगर हम माफ़ी मांग लेते हैं तो रिश्ता अटूट हो जाता है, वहीं नहीं मांगते हैं तो रिश्ता टूट जाता है। बेशक ज़िंदगी में ऐसी कई परिस्थितियाँ आती हैं जहाँ किसी दूसरे की गलती का खामियाजा हमें भरना पड़ता है, नुकसान हमें होता है या हमें तकलीफ़ पहुँचती है। कई बार उन परिस्थितियों में हम लोगों को माफ़ी देने के लिए खुद को तैयार कर लेते, लेकिन कई बार हमारा मन नहीं मानता उन्हें माफ़ी देने के लिए, और ये बिल्कुल जायज़ भी है। लेकिन दर्शकों, यकीन मानिए, जब आप किसी गलती करने वाले इंसान को उसकी गलतियों के लिए माफ़ करते हैं तो जितना अफसोस उसे इस बात का होता है कि मैंने ये गलती क्यों की, उतना ही आपको सुकून मिलता है कि आपने बिना किसी बात को बढ़ाए हुए, बिना रिश्तों में खटास लाए हुए इस चीज़ को ठीक कर दिया, उस रिश्तों को ठीक कर दिया, उस बातों को ठीक कर दिया। इसीलिए जब कभी भी ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ आपको लगता है कि हमें माफ़ी दे देनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, तो बिल्कुल आप ऐसा करें। फिर देखिए आपको कितना सुकून मिलता है और ज़िंदगी में कितनी शांति मिलती है। इसी के साथ दर्शकों, चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, बढ़ते अपने पहले सेगमेंट की ओर, देखते हैं आज का सुविचार। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। महात्मा गांधी। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा अपने सुविचार अनमोल वचन सुने, और जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत शक्ति ने बहुत ही एक मजबूत थॉट से की, मतलब कि इंस्पिरेशनल वाला। मैं भी बहुत इंप्रेस हुआ शक्ति आपने जो कहा। इसलिए ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इंसान को सरल और सहज बने, क्योंकि सारी समस्या यहीं से जो खत्म है वो हो जाती है। तो चलिए कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मैं इंपॉर्टेंस ऑफ द डे बताना चाहूँगा। यानी कि आज का दिन एक विशेष है। एक तो मंगलवार का दिन है शक्ति, और दूसरी बात यह है कि आज 21 अप्रैल की तारीख है, और भारत में हर वर्ष 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विस डे के रूप में मनाया जाता है। और यह दिन प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने वाले जो लोक सेवक हैं, उनके कार्यों को, उनके समर्पण को, उनके निष्ठा और उनकी मेहनत को याद करने का दिन है और उन्हें सम्मानित करने का दिन है। तो नेशनल सिविल सर्विस डे के मौके पर तमाम वरिष्ठ IAS अधिकारियों, IPS अधिकारियों और IFS अधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और ढेरों सारी बधाइयाँ। खास बात ये भी है, रोचक ये भी है शक्ति, की आज नेशनल सिविल सर्विस डे है, और ये संयोगी है कि आज के दिन हमारे इस कार्यक्रम में बिहार में एक वरिष्ठ IAS अधिकारी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिससे हम गुफ्तगू करेंगे। तो मैं अपने मेहमान से आपको रूबरू जरूर कराना चाहूँगा। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व मौजूद है जिन्होंने प्रशासनिक सेवा में न सिर्फ एक बड़ा मुकाम हासिल किया, नाम कमाया, बल्कि अपने कार्यों से उन्होंने हज़ारों लोगों के जीवन को छुआ भी है। 2007 बैच के वरिष्ठ बिहार कैडर के वरिष्ठ IAS अधिकारी, जिन्होंने जिला प्रशासन से लेकर संस्कृति, वित्त और कई महत्वपूर्ण विभागों में अपनी सेवाएं दी हैं। हम स्वागत करना चाहेंगे बिहार सरकार में श्रम संसाधन विभाग में सचिव के पद पर कार्यरत दीपक आनंद जी का। बहुत बहुत स्वागत दीपक सर। नमस्कार। सबसे पहले सर, आपको नेशनल सिविल सर्विसेज डे की ढेरों शुभकामनाएं। अगर बात करें UPSC एग्ज़ाम की, तो कहते हैं कि UPSC देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है, जिसमें दाखिल होना, जिसमें उत्तीर्ण होना, जिसे क्वालिफाई करना हर छात्र या युवा का एक सपना होता है, और आपने इससे किया है। अगर आपकी बात करें तो सीतामढ़ी की कोट बाज़ार से निकलकर सचिवालय तक का सफ़र, या कहे कि साल 2007 बैच के IAS दीपक आनंद बनने तक का सफ़र हम सभी के लिए वाकई एक प्रेरणादायक है। ऐसे में हर कोई चाहेगा कि आपसे जानना चाहें कि आपने किस तरीके से खुद को तैयार किया, किस तरीके से इस मुकाम को हासिल किया, और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? जी, सबसे पहले तो मेरी ओर से सभी लोक सेवकों को आज नेशनल सिविल सर्विसेज डे की शुभकामनाएं मैं देता हूं, और जो राष्ट्र की सेवा में दिन रात लगे हुए हैं और जिन्होंने बड़ी निष्ठा के साथ और प्रतिबद्धता के साथ देश की सेवा की है और कर रहे हैं, उन सभी लोक सेवकों को मेरी शुभकामना है, मेरा बधाई है। आपने जो प्रश्न किया है काफ़ी एक लंबी जर्नी है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि संक्षेप में उसको बताऊं। दरअसल मेरा जन्म सीतामढ़ी में हुआ, बिहार के उत्तरी बिहार के नेपाल बॉर्डर पे बिल्कुल ये ज़िला स्थित है सीतामढ़ी। तो वहीं मेरा जन्म हुआ और वहीं मेरी पढ़ाई लिखाई भी हुई है, और बचपन की जो बिल्कुल प्रारंभिक पढ़ाई है वो तो गांव में ही हुई।
और गांव के स्कूल से पढ़ के निकल के और फिर सीतामढ़ी के स्थानीय विद्यालय से हमने पढ़ाई की। उसके बाद कॉलेज भी वहीं से किया, सीतामढ़ी से ही किया, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के साथ किया। और जब मेरे सभी बैचमेट्स आईआईटी की तैयारी करने निकल पड़े थे तो उस समय मैंने अचानक से एक डिसीजन लिया कि मुझे सिविल सेवा में जाना है और सिविल सेवा की तैयारी करनी है। दरअसल इसकी नींव जो है मेरे पिताजी ने रखी है। मेरे पिताजी स्वर्गीय पद्मशंकर चौधरी जी, उन्होंने मुझे एक किताब ला के दी थी जब मैं विद्यालय में था, कक्षा 6 में था उस समय। मैं प्रतियोगिता दर्पण की किताब ला के दी थी जिसके मुख्य पृष्ठ पे एक आईएएस का इंटरव्यू छपा था। उसको देख के शायद पहला बीज जो सिविल सेवा में आने का जो पहला बीज है शायद वहीं से आया। और उसके बाद ओरिएंटेशन मेरा उस तरफ हुआ कि मुझे सिविल सेवा में ही जाना है। दरअसल उस समय बहुत ज़्यादा इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी कि क्या होता है, बस एक आईएएस है और कलेक्टर है और डीएम है और डीएम की गाड़ी है, और वो सब देख के मुझे लगा कि शायद ये कोई बहुत बड़ा चीज़ है जो होने से शायद मैं लोगों का कल्याण कर सकता हूँ। और मैंने देखा और उसी से मुझे प्रेरणा मिली। फिर उसके बाद पटना यूनिवर्सिटी से मैंने बीए किया और एमए भी किया फिलॉसफी से, और यूनिवर्सिटी टॉपर भी रहा मैं दर्शन शास्त्र में। तो इस जर्नी में जो एकेडमिक मेरा बैकग्राउंड है, और संयोग ये था कि उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जिसे मुझे गोल्ड मेडल मिला, और वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरे जीवन का। और वहाँ से फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और फिर मैं दिल्ली गया, वहाँ तैयारी करी 1 साल 1.5 साल की, और यूपीएससी की परीक्षा मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया। ऑल इंडिया रैंक मेरी 55 थी। अच्छी रैंक होने के कारण मुझे अपना काडर बिहार मिल गया, और मुझे मेरी जन्मभूमि ही मेरी कर्मभूमि बन गई, और तब से मैं लगातार यहाँ अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। जी दीपक जी, चूँकि आज नेशनल सिविल सर्विस डे भी है, अगर मैं आपसे पूछूं कि नेशनल सिविल सर्विस डे आपके मायने में, मतलब कि आपके हिसाब से इसका असली मतलब क्या है, तो आप क्या बताना चाहेंगे? और क्या जो भी सिविल सर्वेंट हैं उनके लिए आज के जो समय है, उनके लिए जो ये जॉब है कितना चुनौतीपूर्ण बन चुका है, और किस तरह से आप इसे देखते हैं? सिविल सेवक का मुख्य काम है नीति बनाना और उसको क्रियान्वित करना। समाज के अंतिम पायदान पे जो खड़ा व्यक्ति है वहाँ तक योजनाओं का, सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाना। निष्पक्षता, निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ काम करना लोक सेवक का मुख्य दायित्व है। मैं थोड़ा सा इतिहास में ले जाना चाहूँगा आपको। 21 अप्रैल 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिल्ली के मेटकाफ हाउस में एक जो आईएएस का प्रथम बैच था उसको संबोधित किया था। उसमें उन्होंने यही कहा था कि स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, जो आईएएस होते हैं, सिविल सेवक होते हैं, लोक सेवक होते हैं, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया उन्होंने कहा था। यानी कि इतना एक इस्पात की तरह मजबूत फ्रेम है जो अडिग रहे, किसी दबाव में ना आए और सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन करे। उसके बाद 2006 से इसको औपचारिक रूप से इस सिविल सेवा दिवस को मनाया जाने लगा। विज्ञान भवन नई दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई, और इस दिन हम लोग लोक सेवकों को पुरस्कृत करते हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, नवाचार कर रहे हैं, समाज में कुछ सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं, या उन्होंने एक बड़े समूह को, बड़े समाज के एक बड़े समूह को के लिए विशेष रूप से कुछ किया है जिससे उनके जीवन परिवर्तन हुआ है। तो एजेंट जो है, एजेंट ऑफ चेंज कहा जाता है लोक सेवक को। तो इसमें जो दायित्व जो उन्होंने निभाया है सभी लोक सेवकों ने, तो उसको पुरस्कृत करने के लिए, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये सिविल सेवा दिवस हम मनाते हैं। बिहार सरकार ने भी, केंद्र सरकार ने भी, और सभी सरकारें इसको मनाती हैं। और इस दिन लोक सेवक जो हैं अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि उन्होंने बहुत सारा त्याग करके, परिवार को पीछे रख करके, समाज को आगे ला करके, लोक सेवा को आगे ला करके, वैसा व्यक्ति जिसकी आवाज़ सुनने वाला कोई भी नहीं है उसकी आवाज़ बन के उसके लिए काम करना, तो ये इससे बड़ा सेटिस्फेक्शन मैं समझता हूँ कि कुछ भी नहीं है। और सर, आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि सिविल सेवा का सही मायने होता है कि जो भी सरकार द्वारा जन एवं समाज कल्याण के लिए सुविधाएं बनाई जाती है, योजनाएं बनाई जाती हैं, वो हर वर्ग के एक एक व्यक्ति तक पहुंचे। और अगर आपकी बात करें तो आपकी भी ये विशेषता है कि आप फाइलों से निकलकर ज़मीनी स्तर पर लोगों के बीच में जाके उनके समस्याओं का समाधान करते हैं। ये कितना चुनौतीपूर्ण है, या किस तरीके से आप उसको इन चीज़ों के लिए तैयार करते हैं? जी बिल्कुल, कोई भी नीति निर्माण के लिए फीडबैक जरूरी है। हम तभी नीति निर्माण कर सकते हैं, कोई पॉलिसी बना सकते हैं जब हमें फील्ड का रियल फीडबैक हो कि वहाँ कैसी योजनाएं काम कर रही हैं,
उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उनको किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, उस जगह जब तक हम वो नहीं समझेंगे तो मेरा यही प्रयास होता है कि केवल ऑफिस में बैठ के काम ना हो, फील्ड में लगातार निरीक्षण हो, भ्रमण हो, लोगों से संवाद किया जाए। संवाद स्थापित करने से ही आप अच्छे लोक सेवक बन सकते हैं। तो ये जैसे मेरा एक ये है कि पहले कनेक्ट करो, फिर कन्वे करो, फिर कन्विंस करो। जैसे हम किसी भी समूह में जाते हैं, वहाँ ग्रामीण जनता बैठी होती है, तो उनसे अगर हम लोकल डायलेक्ट में, लोकल भाषा में, लोकल बोली में अगर बात करते हैं तो एक कनेक्शन उनसे हो जाता है। तो बिहार में होने का स्वाभाविक लाभ मुझे ये मिला कि यहाँ की बज्जिका, मैथिली, मगही, अंगिका जो भी भाषाएं, बोलियां हैं, उनको मैंने सीखने का प्रयास किया है। तो इससे उनसे कनेक्ट होता है। फिर जो सरकार की योजनाएं हैं उसको हम उनको बताते हैं और फिर कन्विंस करते हैं कि आप इस योजना में इस तरह से लाभ उठा सकते हैं, इसको यहाँ अप्लाई करना होता है। अब तो RTPS, राइट टू पब्लिक सर्विस आ गया है, तो उसके माध्यम से लोग एक काउंटर पे जाके या ऑनलाइन भी, अब तो डिजिटल ज़माना है, आप अपने लैपटॉप से, अपने मोबाइल फ़ोन से योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। तो इस तरह से जनता के बीच जाना। अब जैसे स्कूल का निरीक्षण है, तो उसमें MDM का खाना अगर बच्चे खा रहे हैं, तो मैं जब बांका में जिलाधिकारी था तो मैंने प्रयास किया कि बच्चों के साथ बैठ के वहीं पे उनके साथ भोजन करूं। तो इसका ये मतलब नहीं था कि मुझे मीडिया में दिखाना, ये ऐसा कुछ नहीं था। बस मेरा ये था कि बच्चों के साथ बैठ के अगर वही भोजन अचानक से जा करके सडन, बिना पहले से बताए हुए, तो आपको एक तो भोजन की क्वालिटी पता चलेगी कि क्या वहाँ सही मात्रा में, सही अनुपात में, सही पोषण के साथ बच्चों को भोजन दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है जी। दूसरा कि बच्चों का जिलाधिकारी के साथ बैठ करके अगर भोजन हो रहा है तो इससे उनमें एक मोटिवेशन भी आता है और इसका एक अच्छा समाज में संदेश भी जाता है। तो बस ये मेरा रहता है कि फील्ड में जाओ, रियल फीडबैक लो और उसके हिसाब से पॉलिसी बनाओ। तो ये है। दीपक जी, आपकी किताब भी है, हाउ टू बिकम ए सक्सेसफुल इन सिविल सर्विस। तो इस किताब को लिखने का पीछे जो मकसद है, क्या था, उद्देश्य क्या था, इसके बारे में जब बताएं, और कब आपने लिखा ये किताब? दरअसल इसके पीछे बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब मैंने सिविल सेवा क्वालिफाई किया 2007 में, तो उसके बाद बहुत सारे फ़ोन, बहुत सारे ईमेल्स, बहुत सारे मैसेजेस मुझे आते थे फ़ोन पे कि ज़रा मुझे गाइड कर दीजिए, बच्चों के, युवाओं के जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे होते। तो वो संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली गई, फ़ोन पे, मैसेजेस पे, ईमेल पे। तो मैंने सोचा क्यों ना एक किताब लिखी जाए जिसमें मैं अपनी सभी बातें लिख दूं कि किस तरह से इसकी तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो बात है वो दिशा है। यूपीएससी को या कोई भी एग्जामिनेशन को, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को अगर क्वालिफाई करना है तो आपके पास कड़ी मेहनत तो करनी ही है, लेकिन दिशा भी सही होनी चाहिए। सही दिशा में कड़ी मेहनत, ये सफलता का मूल मंत्र है। जैसे उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, एक पुराना श्लोक है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्यानि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। मतलब उद्यम और परिश्रम करने से ही हमको सफलता मिलेगी। अगर आप जंगल के राजा हैं, शेर हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हिरन जो है आ करके आपके मुख में प्रवेश कर जाए, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, आप भले जंगल के राजा ही क्यों ना हो। तो उसी तरह से ये जो है दिशा, सही दिशा में अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे, स्मार्ट तरीके से, अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है, ऑनलाइन कंटेंट बहुत सारे उपलब्ध हैं, आपके मोबाइल से आप चाहें तो तैयारी कर सकते हैं। तो इस पुस्तक में हमने वही बताया है कि आपकी दिशा कैसी होनी चाहिए। जिस दिन आपने सोचा कि हमको सिविल सेवा की तैयारी करनी है, तो आमतौर पर क्या करते हैं लोग, कोचिंग के नोट्स खरीदते हैं, मोटी मोटी किताबें खरीदते हैं और उसको पढ़ना शुरू करते हैं। जबकि हमने उसमें बताया है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको यूपीएससी का पैटर्न और सिलेबस समझना पड़ेगा, फिर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा, ताकि आपको ये पता चल जाए कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। और उसके बाद बिल्कुल एनसीईआरटी की बेसिक बुक से आपको शुरुआत करनी चाहिए और तब जाके जो मोटी मोटी किताबें हैं और कोचिंग के नोट्स हैं वो पढ़ना चाहिए। तो इसी से हमारा एक और जुड़ा सवाल है दीपक जी, कि आज के जो युवा हैं सिविल सर्विस में आकर्षण को लेकर जो मतलब कि आकर्षित होते हैं, तैयारी कर रहे हैं, क्या वो सही दिशा में है वो आज? नहीं, देखिए, सबका उद्देश्य अलग अलग है। सिविल सेवा में आना एक डिसीजन है कि हमको कुछ, किसी का डिसीजन है कि वो फिल्म मेकिंग में जाएंगे, किसी को एक्टिंग में जाना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को लॉयर बनना है, तो उसी तरह किसी को सिविल सेवक भी बनना है। तो जिसको सिविल सेवक बनना है, तो एक तो ये डिसीजन हो गया कि पहले हमने सिविल सेवा को चुना,
अपना एक गोल सेट किया, उसके बाद उसमें भी फिर आपका पर्पस अलग अलग हो सकता है। किसी को पावर चाहिए, किसी को लोक सेवा करना है कि नहीं हम एकदम समाज के अंतिम व्यक्ति तक हम जाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनका और भी कई लक्ष्य उद्देश्य हो सकते हैं। तो आज के युवाओं में जो सिविल सेवा के प्रति जागरूकता भी है और मैं समझता हूँ कि ये सही दिशा में है, इसलिए क्योंकि युवा जो है एक आज की का जो युवा है वो परिपक्व युवा है मेरी समझ से, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास एआई है, उसके पास एमएल है, मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो इतने सारे संसाधनों से युक्त होकर अगर कोई युवा सकारात्मक दिशा में और अच्छी सोच और अच्छी नीयत के साथ सिविल सेवा में जाना चाहता है तो उसको स्वागत करना चाहिए, स्वागत योग्य है। अगर सर आज के युवाओं की क्वालिटीज़ की बात करें तो वो शॉर्टकट को अपनाते हैं, और अगर हम यूपीएससी की बात करें तो यहाँ पे शॉर्टकट का मतलब कोई जगह नहीं है सर, आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर डिसिप्लिन की बात करें तो एक से बहुत अच्छी लाइन भी है कि खुद पर शासन फिर अनुशासन, खुद पर अनुशासन फिर शासन। तो ऐसे में जो युवा हैं वो उनको आप किस तरीके से गाइड करेंगे कि वो सही दिशा में मतलब एक प्रॉपर डिसिप्लिन वे में स्टडीज़ करे, चीज़ों को समझे, क्योंकि अगर आपको किसी भी फील्ड में एक्सेलेंट होना है तो आपको उस फील्ड से जुड़े एक एक चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। साहित्य से जुड़ाव होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साहित्य भी कहीं ना कहीं आपको एक बेस प्रोवाइड करता है। तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, सिविल सेवा में जाना है तो सबसे पहले शॉर्टकट को भूल जाइए, बिल्कुल, क्योंकि शॉर्टकट से आप सिविल सेवा तो कभी भी नहीं निकाल पाएंगे, कभी भी उस सेवा में नहीं जा पाएंगे। और जैसा अभी हमने गांधी जी के विचारों को सुना अभी इसी कार्यक्रम में कि आदमी जो सोचता है वैसा ही बन जाता है। तो आपको अगर आप शुरू से ही शॉर्टकट के चक्कर में हैं तो फिर सिविल सेवा आपसे नहीं होने वाला। जैसा कि मैंने बताया कि सही दिशा जब तक नहीं होगी तब तक आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। सही दिशा का अर्थ ही वही है कि पहले आपको बेसिक से स्टार्ट करना होगा। आप सीधा कोचिंग के नोट्स और काफ़ी ज़्यादा कंटेंट वाले चीज़ों को अगर पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा। इसीलिए एकदम ज़रूरी है कि पहले उसकी डिमांड और सप्लाई का सब लोग जानते हैं, एक चेन होता है। तो यूपीएससी या कोई भी सिविल सेवा जो एग्जामिनेशन होती है, चाहे राज्य सरकार की हो, केंद्र सरकार, कोई भी हो, तो उसमें उसके डिमांड को अगर आप नहीं समझेंगे तो आप सप्लाई नहीं दे पाएंगे। उसका हर एग्जाम का अलग डिमांड होता है। कहीं पे आपको लंबा क्वेश्चन का आंसर लिखना है, कहीं पे छोटा लिखना है, कहीं पे सारगर्भित लिखना है, कहीं पे आपको विभिन्न विद्वानों के कोट्स लिखने से फायदा भी हो सकता है और कभी कभी लिखने से नुकसान भी हो सकता है। तो इन चीज़ों को समझना बेहद ज़रूरी है और बिल्कुल टेक्निकल चीज़ है और ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। आप अगर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे और थोड़ा बेसिक समझ अगर आपकी है तो मैं समझता हूँ कि उससे आपकी काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी। और शॉर्टकट तो बिल्कुल ही नहीं अपनाना चाहिए और अपना नोट्स बनाना चाहिए। एनसीईआरटी के बेसिक बुक्स को पढ़ के आप नोट्स बनाइए और उसको मगअप करिए, उसको लर्न करिए, रिवीजन करिए। अच्छा सर, इंटरव्यू को भी लोग काफ़ी टफ मानते, कहते हैं कि अगर आप रिटन क्वालिफाई कर ले तो इंटरव्यू को क्वालिफाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इंटरव्यू के लिए लोगों को किस तरीके से खुद को तैयार करना चाहिए? इंटरव्यू कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप रातों रात एक रात में आप कर सकते हैं। वो आपकी व्यक्तित्व को जज किया जाता है, उसमें आपका पर्सनालिटी ओवरऑल कैसा है, पॉजिटिव है नहीं है, दबाव में आप कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं नहीं करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी जैसे डेली हर सिविल सेवा के जो प्रतिभागी हैं उनको प्रतिदिन एक अंग्रेजी का और एक हिंदी का अखबार जरूर पढ़ना चाहिए और इसको अपनी आदत में डाल लेना चाहिए। उसी तरह से न्यूज़ है, हमारे दूरदर्शन का न्यूज़ है, तो इस तरह की चीज़ों को सुनने से, बीबीसी सुनने से, इस तरह की चीज़ों को सुनना चाहिए और इससे आपकी समझ भी विकसित होती है और अपनी अभिव्यक्ति क्षमता भी आपकी बढ़ती है। जहाँ तक साहित्य का सवाल है, हिंदी साहित्य और अंग्रेजी साहित्य, भाषा तो अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, लेकिन साहित्य पढ़ने से आपकी भाषा समृद्ध होती है। तो अगर जैसे आपका अंग्रेजी माध्यम है इसमें या हिंदी माध्यम है, किसी भी एक माध्यम से आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आप उसको दे रहे हो, तो मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि आप अगर हिंदी माध्यम है तो हिंदी साहित्य का अध्ययन जरूर कर लें। जैसे अगर हिंदी साहित्य का आपने अध्ययन किया तो आपकी भाषा समृद्ध हो गई और उससे आपका जो निबंध का पेपर है जो 250 मार्क्स का है मेंस में, पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, तो ये चरण है यूपीएससी के। मैं जस्ट उसको बता रहा हूँ। 24 प्रकार की सर्विसेज इसमें इस एग्ज़ाम से आप क्वालिफाई कर सकते हो। आईएएस है, आईएफएस है, आईपीएस है, फॉरेस्ट सर्विस है, आईआरएस है, ऑडिट अकाउंट सर्विस, इस तरह की कई 24 सर्विसेज हैं जिसमें ऑल इंडिया सर्विसेज भी है, ग्रुप ए सर्विस भी है, ग्रुप बी सर्विस भी है।
तो खैर ये विषयांतर हो जाएगा, यूपीएससी के वेबसाइट पे सब कुछ है। जी। तो इसमें बस मेरा यही है कि आपको एक सही दिशा में और इसको लग के करना चाहिए, और अगर दिशा सही नहीं होगी तो थोड़ा मुश्किल होगा। और डेविएशन बहुत होता है। हम लोग इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हुए युवाओं को देखते हैं आजकल, बहुत दुख होता है कि वो रील्स देखकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, जबकि उसी मोबाइल पे वो चाहे तो अच्छा कंटेंट भी पढ़ सकते हैं। आजकल डिजिटल कंटेंट इतने अच्छे अच्छे उपलब्ध हैं, आप ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, सबका ऑडियो वीडियो सब कुछ उस पर उपलब्ध है। उसको देखना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। दीपक जी, आपने जिन जिलों में अभी तक काम किया है, सबसे कठिन मुश्किल भरा काम कौन सा रहा आपका? मतलब कि किन ज़िलों में आपको सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण सामना करना पड़ा, और ज़िला पदाधिकारी के रूप में आपका सबसे बड़ा जो कठिन निर्णय है वो कौन सा था, जरूर चाहेंगे अगर बताएं। जिला पदाधिकारी के रूप में मैंने बांका और सारण, छपरा यहाँ काम किया है बिहार में। और छपरा में जो एक बड़ा काम जिसको कह सकते हैं, मेरी नज़र में ये है कि जो आप अभी जेपी सेतु देख रहे हैं जो छपरा और पटना कनेक्ट करती है, तो 2015 में, जब जनवरी 2015 में मैंने छपरा डीएम के रूप में ज्वाइन किया वहाँ, तो मेरे सामने सबसे पहली और बड़ी चुनौती यही थी कि उस स्ट्रेच को, जो पुल का अंतिम भाग निर्माण होना बाकी था, सिर्फ इसलिए बाकी था क्योंकि वो ज़मीन अधिग्रहण नहीं हो पा रहा था। और वहाँ पे जो स्थानीय लोग थे उनकी दो डिमांड थी, एक तो उनको मुआवजा चाहिए था और दूसरा नौकरी भी चाहिए था। और कई दौर की बात मेरे पहले के जिलाधिकारी कर चुके थे, जो रिजल्ट नहीं आ पा रहा था। तो फिर मैंने वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ मीटिंग की, उनको आश्वासन दिया, रेलवे के अधिकारियों से बात की। और प्रशासन में अगर आप होते हैं तो आपको साम दाम दंड भेद सब कुछ करना होता है रिजल्ट देने के लिए। तो फिर उनसे वार्ता की गई और मुझे बड़ा संतोष है और संतुष्टि भी है, गर्व भी है कि मैंने उस काम को बड़े अच्छे से किया। और ये ज़िले के लिए उपलब्धि रही, मेरी टीम के लिए एक उपलब्धि थी कि जेपी सेतु मेरे ज्वाइन करने के 1 साल के अंदर वहाँ बन गया। सर, आपने जहाँ भी पदभार संभाला है वहाँ पे बखूबी अपने कार्य को निभाया, और इस पे आपकी एक बहुत अच्छी किताब भी है। आपने शायद बिहार पे बहुत अच्छी किताब भी लिखी, किस तरीके से हमें अपने पदभार को या किस तरीके से अपने कार्य को करना चाहिए जिससे हम उस पर सफल हो सके। इसके बारे में क्या कुछ बताएंगे? अभी हमने कोविड के दौरान मुझे एक मौका मिला, जब थोड़ा सा खाली समय था, तो उस समय हमने सोचा कि गांव में बैठा हुआ एक व्यक्ति, एक किसान, एक मजदूर, एक महिला, एक वृद्धा, एक विधवा महिला या कोई बच्चा है, कोई भी है, तो गांव में बैठा हुआ व्यक्ति जिसको सरकारी योजनाओं की जानकारी ही नहीं है, उस योजना का लाभ कैसे लेगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बिहार में जो अभी 48 विभाग हैं, 48 सरकारी विभाग हैं, तो उन सभी विभागों में जो सरकार की योजनाएं चलती हैं उनको संक्षिप्त उनका एक जगह आ जाना चाहिए, वर्णन होना चाहिए, जिसको देख करके वो ये समझ ले कि ये योजना मेरे काम की है और इस योजना का लाभ लेने के लिए मुझे यहाँ आवेदन देना है और इस योजना के आवेदन देने के बाद मुझे ये लाभ मिलेगा। तो ये सोच करके हमने बिहार की में सभी सरकारी योजनाओं का संक्षिप्त वर्णन करके किताब लिखी है। तो उस काफ़ी लोकप्रिय भी है और सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी उपलब्ध है। तो उसको पढ़ने से ये मैं अभी आह्वान भी करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि गांव में खास करके मेरा मकसद भी यही है। मैंने वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज वाली किताब भी यही सोच के लिखी है कि गांव में बैठा व्यक्ति, गांव में बैठा जो युवा है, जिसके पास पटना दिल्ली जाने की क्षमता भी नहीं है शायद, और उस तरह का प्लानिंग नहीं है उसके पास, रिसोर्सेज भी नहीं है उसके पास, वो घर में बैठ के कम से कम उसको सही दिशा मिल जाए, उसको ये पता चल जाए कि ये करने से ये होगा, ऐसा करेंगे तो यहाँ तक पहुँच सकते हैं, एक संभावना है। तो बस यही प्रयास है मेरा, मेरी किताबों को लिखने का एक यही प्रयास रहता है, उद्देश्य ये रहता है कि जो गांव में बैठे लोग हैं, युवा हैं खास करके, उनको एक सही दिशा हम अपने किताबों के माध्यम से दे सकें। जी दीपक जी, आपने आरटीआई और न्यायालय के मामलों पर भी आपने काम किया है, जरूर चाहेंगे इससे जुड़ा जो अनुभव है वो हमारे साथ साझा करें। देखिए, जब से सूचना का अधिकार आया है तब से काफ़ी जागृति भी आई है, भ्रष्टाचार भी कम हुआ है, और मैं समझता हूँ कि जो डिलीवरी सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग हो गया है, क्योंकि अब आप क्या है कि अब जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते। तो लोक सेवक के लिए एक बड़ा पॉजिटिव भी है कि उसको अपने कार्यों को ससमय पूरा करना है। तो आरटीआई के मामले में चाहे न्यायालय के मामलों में हम लोग लोक सेवक जो है बिल्कुल सचेत रहता है, सजग रहता है, सतर्क रहता है कि इनको ससमय पूरा कराया जाना है, और इसके लिए अपनी टीम को लगातार ब्रीफिंग करना होता है कि ये इन चीज़ों को प्राथमिकता देनी है,
और इन चीज़ों को प्राथमिकता देते हुए इनका निष्पादन करना है। तो इससे अंतिम रूप से देखिए, हम सबका लोक सेवा का अंतिम उद्देश्य है जनता को लाभ पहुंचाना, सरकारी योजनाओं का लाभ जनता को पहुंचाना और इसको ससमय पहुंचाना। तो ये जो है आरटीआई के आने से ये सब हुआ है और मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छा है। बतौर सचिव श्रम संसाधन विभाग में आपके द्वारा एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई गई कि आपने मजदूरों को तकनीकी रूप से मजबूत करने के लिए एक कई योजनाएं बनाई है। उसके बारे में चाहूँगी कि आप बताएं, क्योंकि जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, ये डिजिटलाइज वर्ल्ड है जहाँ पे हर चीज़ें तकनीकों पर निर्भर करती है। ऐसे में मजदूरों को, श्रमिकों को आप टेक्निकली रूप से मजबूत बनाने की कोशिश करें, तो इसके बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? जी, मजदूरों के लिए वैसे तो मैं बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग में सचिव के रूप में पिछले 2 वर्षों से कार्यरत हूँ। तो मैंने यह प्रयास किया है कि जो हमारे बिहार के श्रमिक हैं, 3 तरह के श्रमिक हैं। एक तो संगठित क्षेत्र के हैं, एक असंगठित क्षेत्र के हैं और एक प्रवासी श्रमिक है जो बिहार के बाहर देश के अन्य राज्यों में या देश के बाहर किसी भी देश में काम कर रहे हैं। तो प्रवासी श्रमिकों के लिए हम लोगों ने योजना बनाई है। उनकी दुर्घटना अनुदान योजना है जिसमें उनकी मृत्यु होने पे 4 लाख, उनके एक्सीडेंट होने पे 2 लाख, इस तरह की कई योजनाएं चल रही हैं। उसी तरह से जो हमारा BOCW है जिसमें हम लोग निर्माण श्रमिकों के लिए करीब 16 प्रकार की योजनाएं चलाते हैं, जिसमें उनके बच्चों का अगर पढ़ाई करानी है तो उनको हम पैसा देते हैं, अनुदान देते हैं और इस तरह की कई सारी योजनाएं हैं। तो डिजिटल रूप से उनको ये करने के लिए हम लोगों ने AI और मशीन लर्निंग जैसी चीज़ों को लाया है। उनके अभी हमारे जब मैं स्किल डेवलपमेंट भी यहाँ देख रहा था तो उस समय फॉरेन लैंग्वेज की ट्रेनिंग उनको कराई। जैसे हमारे कई प्रवासी श्रमिक बाहर जाते हैं, उनको लैंग्वेज की समस्या होती है। जैसे कोई इजराइल जा रहा है, कोई जापान जा रहा है, चाइना जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज अगर उसको पहले से पता होगी तो उसका वैल्यू एडिशन होगा। वहाँ उसको कोई प्रताड़ित नहीं कर पाएगा। उसको वहाँ के कानूनों की जानकारी देते हैं हम लोग, PDOT उसको बोलते हैं, प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। उसके लिए हमने यहाँ कई सारे बिहार में केंद्र स्थापित किए ताकि हमारा कोई श्रमिक सिवान से, किसानगंज से, दरभंगा, अररिया कहीं से भी जा रहा हो, उसको पहले हम एक किट देते हैं जिसमें उनको वहाँ जा कर के कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो इस तरह का फैसिलिटेट हम कर रहे हैं उनको और उनका एक डेटाबेस भी हम तैयार कर रहे हैं। एक ऐप लॉन्च किया हम लोगों ने जी, बिहार प्रवासी कामगार ऐप। तो उसमें अभी तक 7 लाख लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो उसमें उनका पूरा डेटाबेस है, वो कहाँ से रहते हैं, कहाँ जाते हैं, किस देश में गए हैं, किस पर्पज से गए हैं, सब कुछ उसमें है ताकि कल को हम उनके लिए जो योजना बनाए उसमें उनको सीधा लाभान्वित कर सकें। तो ये प्रयास लगातार बिहार सरकार कर रही है कि बिहार के श्रमिकों को की सामाजिक सुरक्षा हो। और अभी भारत सरकार ने भी जो 4 नए लेबर कोड लाए हैं वो भी निश्चित रूप से इस श्रम का जो क्षेत्र है श्रमिकों के कल्याण के लिए निश्चित रूप से एक लाभकारी होने जा रहा है। इस क्षेत्र में सर हम कितने सफल हुए, या यूँ कहें कि कौन सी सबसे बड़ी चुनौती सामने आई? क्योंकि जब भी हम बड़े पैमाने पे उतर के कोई कार्य करते हैं तो उसके साथ चुनौतियाँ भी उतनी ही रहती हैं। तो इस क्षेत्र में हम कितने सफल हुए और क्या क्या चुनौतियाँ आई हैं आपको? अगर आप श्रम संसाधन विभाग की बात करें तो जो श्रमिकों का डेटाबेस है, हमारे जब मैंने ज्वाइन किया 2 साल पहले तो उस समय हमारे पास डेटाबेस नहीं था। एक तरह से अगर देखा जाए तो एक रैंडम डेटाबेस था कि लगभग इतने लोग हमारे बाहर में हैं ऐसे। तो फिर हमने प्रयास किया कि नहीं, जब तक हमारे पास एग्जैक्ट पता नहीं होगा कि बिहार से बाहर कितने लोग रह रहे हैं, बिहार के देश के बाहर कितने लोग रह रहे हैं, एग्जैक्ट डेटा कि कहाँ पे क्या है, कौन लोग हैं, कहाँ से जाते हैं, क्या उसकी समस्या है, क्यों जाते हैं, पलायन अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इन सब का जब तक हम विश्लेषण नहीं करेंगे तब तक हम उसका निदान नहीं निकाल पाएंगे। तो इन सब चीज़ों की स्टडी कराई गई, इन पे वर्कशॉप सेमिनार कराए गए, उससे बहुत सारी चीज़ें निकल के आई कि क्यों लोग पलायन कर रहे हैं। निश्चित रूप से उसकी कारण ऑब्वियस है, लेकिन उस पर काम हो रहा है, लगातार काम हो रहा है। और अभी 800 करोड़ रुपया हम लोगों ने जस्ट अभी कुछ समय पहले श्रमिकों के खाते में भेजे हैं जिससे उनको उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। तो लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इसमें एक समय लगेगा क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या है जो बिहार से बाहर लोग रह रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे करके चूंकि बिहार सरकार ने कई योजनाएं ऐसी बनाई हैं जिससे उनको बिहार में आने के बाद या बिहार में रहने से उनको काफ़ी लाभ दिख रहा है और धीरे धीरे उद्योग का भी विकास काफ़ी तेज़ी से बिहार में हो रहा है। तो इसलिए अब रिवर्स माइग्रेशन भी शुरू हो गया है और कई बड़ी संख्या में लोग आ भी रहे हैं बाहर जो गए थे।
तो ये एक पॉजिटिव संकेत है, एक सकारात्मक संकेत है कि आने वाले समय में पलायन की कमी होगी। अभी भी कम हो रहा है धीरे धीरे, और निश्चित रूप से आने वाले समय में ये पलायन कम होगा। जी दीपक जी, चूँकि हर विभाग का हर चीज़ आज डिजिटलाइजेशन हो रहा है, आपके विभाग की अगर बात की जाए तो कितना बदलाव आया है और किस तरह डिजिटली रूप से इसका जो इस्तेमाल है खूब किया जा रहा है, और डिजिटल गवर्नेंस की अगर बात की जाए तो क्या फ़र्क इसमें देखने को मिल रहा है, पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी कितना हर चीज़ देखने को मिल रहा है? जी, जैसे ही हम डिजिटल करते हैं किसी चीज़ को तो 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो ससमय उसका निष्पादन होता है, दूसरा कि उसमें जो निष्पक्षता होनी चाहिए वो होता है। क्योंकि हम जब ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, जैसे बिहार शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत ऑनलाइन एप्लीकेशन हमारे विभाग की अगर हम बात करें, और ऐसे आरटीपीएस की बात करें तो जन्म प्रमाण पत्र से लेके सभी प्रकार के प्रमाण पत्र वहाँ पे बनते हैं। अगर आप किसी ज़मीन की रेवेन्यू रिसीट कटाते हैं तो पहले आपको उसके लिए कर्मचारियों का और विभिन्न कार्यालयों का चक्कर लगाना होता था। अब कहीं भी कार्यालय पे जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप अपने मोबाइल फ़ोन पे, लैपटॉप पे, कहीं से भी, गांव में अगर आप हैं तो आपके पास कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, वहाँ पे जाके आप अप्लाई करके ऑनलाइन सब कुछ अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे ससमय निष्पादन जो है तेज़ी से बढ़ा है और भ्रष्टाचार में कमी आई है, क्योंकि उसमें आपका इंटरेक्शन कहीं किसी से नहीं है। आपने अप्लाई किया, संबंधित अधिकारी के पास वो एप्लीकेशन गया, वहाँ से उसका डिस्पोजल हुआ, फिर आप उसको डाउनलोड कर रहे हैं। तो इसमें ससमय निष्पादन इसका सबसे बड़ा मुझे लगता है कि रिजल्ट है। इसलिए कह सकते हैं कि बिहार प्रगतिशील भी हो रहा है, विकासशील भी हो रहा है। अगर आपके कार्यों की बात करें तो आप बिहार सरकार के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पे भी आपने भारत सरकार के भी कई कार्यों में अपने रणनीतिक और सामाजिक योगदान दिया है, उसके बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? बिहार से बाहर की बात करें तो मुझे चुनाव जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके माध्यम से कई राज्यों में चुनाव कराने का एज ऑब्जर्वर मौका मिला है। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग ने मुझे पर्यवेक्षक की जिम्मेवारी दी है, उसमें मुझे काफ़ी काम करने का मौका मिला। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत बिहार में कई सेंटर्स चलाए जा रहे हैं जिसमें युवाओं के कौशल का विकास कराया जाता है। तो उनको प्रशिक्षण दे के हम उनके रोजगार और स्वरोजगार की व्यवस्था करते हैं। जैसे अभी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना है। तो इस तरह की योजनाओं में मुझे सीधा सीधा काम करने का मौका मिला। मैंने प्रयास किया है कि जो बिहार के युवा हैं वो कौशल विकास के माध्यम से उनका जो वैल्यू एडिशन होना चाहिए वो हो। तो पिछले 2 वर्षों में मैंने प्रयास किया है, और ख़ास करके जो ITI हैं बिहार के औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, उनमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करके और जितने मेगा स्किल सेंटर्स बना करके और टाटा टेक के सहयोग से सभी ITI को हम लोगों ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया। वहाँ पे आपको AI, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग और इस तरह की एक जो नई टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से अगर युवा उसको सीखते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, और जब उसके बाद वो जब बाज़ार में जाते हैं तो बाज़ार की मांग के अनुरूप उनको अगर हम कौशल विकास करते हैं तो उनका वैल्यू एडिशन होता है और उनको रोज़गार और स्वरोजगार में उसकी मदद होती है। तो ये प्रयास लगातार जारी है। जी दीपक जी, चूँकि विभाग में कई बड़ी जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं जिसका निर्वहन आप कर रहे हैं, ऐसे में खुद को सेल्फ मोटिवेट आप कैसे होते हैं, कैसे आप खुद को मोटिवेट करते हैं, और मतलब फ्री टाइम में, मतलब कि काम के अलावा, वर्क के अलावा किस तरह की जो आपकी एक्टिविटी है वो रहती है, उसके बारे में ज़रूर बताएं। जैसा मैंने पहले ही बताया कि मेरी पढ़ाई गाँव से हुई है, तो मैंने गाँव की हकीकत को, ज़मीन की हकीकत को बचपन से ही देखा है कि कैसे लोग रहते हैं और किन परिस्थितियों में लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो हर दिन जब मेरी शुरुआत होती है तो मैं अपने काम की शुरुआत, अपने दिन की शुरुआत यही सोच के करता हूँ कि आज मुझे क्या क्या करना है जिससे हमारा वो गांव जो है समृद्ध होगा जहाँ मेरा बचपन बीता है। वैसे गांव के लोग, वैसे गरीब किसान मजदूर, उनके जीवन में कैसे बदलाव आ सकता है। अभी मेरा दायित्व तो सीमित है, मैं श्रम संसाधन देख रहा हूँ, तो सिर्फ श्रमिकों के लिए ही मुझे अभी फ़िलहाल काम करना है। तो श्रमिकों के जीवन में कैसे सुधार हो सकता है, उनका जैसे न्यूनतम मजदूरी है उसका दर बढ़ाना होता है, साल में 2 बार बढ़ता है, 1 अप्रैल को, 1 अक्टूबर को। तो उसमें हम कैसे इजाफा कर सकते हैं। मजदूरों की अगर मजदूरी बढ़ेगी तो उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा, उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। तो इन चीज़ों का प्रयास मेरा रहता है। और गांधी जी का जो जंतर हम लोगों ने पढ़ा है बचपन की में किताबों में कि समाज के अंतिम व्यक्ति को सोच करके ही कोई डिसीजन लेना चाहिए, उसके जीवन में कैसे इससे बेहतरी होगी। तो इन सब चीज़ों को लेकर के मैं सेल्फ मोटिवेटेड होता रहता हूँ।
बहुत बड़ी बात है शक्ति, मतलब कि बिल्कुल। दिन की शुरुआत ही अच्छे ये विचार करते के हैं, साथ मतलब करते कि हैं। अच्छे विचार के साथ, और किस तरह अपने विभाग में और लोगों के साथ उनका कल्याण हो, बिल्कुल। ये सोचकर। अगर सर बात करें आपकी, जैसा कि आपने बताया कि आप अच्छे विचार के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं, हर किसी के हर इंसान के लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट होता है, एक ऐसा मोमेंट आता है जहाँ पे लगता है कि अब चीज़ें मुझसे नहीं होगी, मतलब लगता है कि अब आप हार रहे हैं, या तो ऐसे में कोई ऐसा मोड़ आता है जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं, हम दोबारा उठ के खड़े हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो आपकी लाइफ की ऐसी कोई व्याख्या जहाँ आप लगा कि हम टूट चुके हैं, फिर आपने लगा कि नहीं, हम आगे बढ़ सकते हैं, मतलब मोटिवेटिंग भी रहा और डीमोटिवेटिंग भी आपके लिए रहा वो चीज़? कई कई ऐसे मौके आते हैं, क्योंकि जीवन में हमेशा उतार ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, उतार चढ़ाव, और जी। ये जीवन का एक अंग है। तो अपने लोक सेवक के रूप में अगर देखा जाए तो बहुत सारी चुनौतियां कभी आती रही। जैसे मैं बेतिया में एसडीओ था, समस्तीपुर में डीडीसी था, बांका और छपरा में डीएम भी रहा। तो इन सभी जगहों पे कई बार अननेसेसरी इंटरफेरेंस भी होता है, जी जी। जिसमें आपको लगता है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, फिर भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, और आपको फिर उसमें एक ऐसा रास्ता निकालना होता है कि व्यवस्था भी बनी रहे, और जो कानून है और जो सरकारी नियम है, प्रावधान है, उनको लेके चलना है। लोक सेवक का प्राथमिक दायित्व तो वही है कि संविधान को और सरकार की नीतियों को जमीन पे उतारना। लेकिन कई बार व्यवहारिकता में ऐसी मुश्किलें आती रहती हैं, तो वही है, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं। ख्वाबों आपकी के कौन पर्दे सी वो निगाहों से क्वालिटीज हटाती है सर, जो आपकी वो कौन सी क्वालिटीज है जो आपको सबसे अलग बनाती हैं, या आप सोचते हैं कि मैं होनी घोर चाहिए? आशावादी हूँ। मैं जी। समझता हूँ कि मैं घोर आशावादी हूँ। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मुझे लगता है कि मैं विचलित नहीं होता हूँ। अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ, चूँकि ये सिर्फ मेरी थियोरी नहीं है, जो मेरे जीवन में मैंने इसको उतारा है। मेरा प्रयास रहता है कि कोई भी कठिन से कठिन चुनौती हो, अभी मैं वही बोल रहा था कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, ख्वाबों के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, हौसला मत हार गिर कर हो मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। तो जो ठोकरें हैं, ये ऐसा नहीं है कि आप आईएएस हो गए, आप कहीं भी हो गए तो आपको ठोकरें नहीं लगेंगी, ठोकरें लगेंगी, आप गिरेंगे, लेकिन गिरना तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। गिरने के बाद उठना, बाउंस बैक जिसको बोलते हैं, तो बाउंस बैक सब बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति जरूरी होती है। कई लोग निराश हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो उनके लिए मेरा केवल ये है कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो तुम। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो तुम। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान मत छोड़ भागो तुम। कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इस चीज़ को हमारे युवा साथी जरूर दें, ध्यान दें, खास करके जिन्होंने सपना संजोया है लोक सेवक बनने का। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। आप सिर्फ सपना देखने से नहीं होगा, आपको उसके लिए कठिन परिश्रम, घोर कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, तपस्या त्याग करना पड़ेगा। गीता का श्लोक मैं बताना चाहूँगा कि अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। ये 5 चीज़ें अगर आपने कर ली तो सफलता निश्चित है, और 5 में से अगर एक चीज़ भी आपसे रह गया तो सफलता कभी भी आपको नहीं मिलने वाली है। ये 5 चीज़ें क्या हैं? पहला, अधिष्ठान। अधिष्ठान का अर्थ होता है दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प, जैसे आपने सोचा कि हमको लोक सेवक बनना है, तो आपको दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा कि हर हाल में मुझे बनना ही है, तो दृढ़ संकल्प। दूसरा है कर्ता। संकल्प आपने ले लिया और आप तैयार अगर नहीं हैं, शारीरिक रूप से बीमार रहते हैं या कोई और परेशानी है तो भी दिक्कत है, तो दृढ़ संकल्प और आप तैयार हो गए। फिर करण। करण मतलब होता है साधन। आप तैयार हो गए लेकिन आपके पास किताबें नहीं है, पुस्तकालय नहीं है, शिक्षक नहीं है, उस तरह का समूह नहीं है, तो फिर दिक्कत है। तो अधिष्ठान मतलब संकल्प, आप कर्ता, करण मतलब साधन, फिर चेष्टा। ये 3 चीज हो गई। फिर चेष्टा अगर आप नहीं कर रहे हैं, सब कुछ है, किताब है लेकिन आप पढ़ ही नहीं रहे, कभी शादी में जा रहे हैं, कभी बीमार पड़ गए, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, तो चेष्टा, दिन रात की चिंता किए बिना चेष्टा, प्रयत्न, घोर कठिन परिश्रम, और ये चारों चीजें होती है, तब ये 5वां जो दैव है, दैव मतलब भाग्य, ये 5 चीजें आपको सफलता तक पहुंचाती हैं। कोई एक चीज कमी रह गई कहीं भी एक जगह, तो फिर
सफलता नहीं। बिल्कुल, काफ़ी गहराई से आपने इसका डेफिनेशन दिया सफलता का। दीपक जी, ग्रामीण परिवेश में लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, जागरूक करने के लिए, विशेषकर महिलाओं को भी आगे बढ़ाने के लिए सरकार किस तरह से पहल करे ताकि उनकी भागीदारी भी हमारे समाज में सुनिश्चित हो? अगर हम लोक सेवा की बात करें, चूंकि आज मैं लोक सेवा के इर्द गिर्द इसलिए बात कर रहा हूँ कि आज लोक सेवा नेशनल दिवस सिविल है, सर्विसेज डे। तो अगर यूपीएससी की बात करें तो जो एवरेज हम देख रहे हैं कि 25% के आसपास फाइनली लोग सिलेक्ट हो रहे हैं जो महिलाएं हैं हर वर्ष यूपीएससी में। कॉमन अगर बात करें तो 10 लाख के आसपास लोग अप्लाई करते हैं यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को लेके। 10 लाख में 5 लाख लोग ही प्रीलिम्स के एग्जाम्स में बैठते हैं, अपीयर होते हैं। उस 5 लाख में से फिर 15,000 लोग मेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं। उस 15,000 में से फिर 3,000 लोग इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं, और उस 3,000 में से फिर 1,000 लोग फाइनली सिलेक्ट होते हैं, और उस 1,000 में से 180 लोग ही आईएएस बनते हैं। तो 10 लाख से शुरू होकर 180 तक का सफ़र है, और इतने लोगों को हटा करके फिर आपको आईएएस बनना है। तो आप खुद सोचिए कि आपको क्यों लिया जाए इस सर्विस में। आपके पास 10 कारण होना चाहिए कि मेरा ये स्ट्रेंथ है, मेरा ये स्ट्रेंथ है, मेरा ये स्ट्रेंथ है, जो शॉर्ट एनालिसिस बोलते हैं, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। तो सबको अपना शॉर्ट एनालिसिस करना चाहिए। आपकी स्ट्रेंथ क्या है? मेरी स्ट्रेंथ क्या थी जब मैं यूपीएससी तैयारी कर रहा था? मेरी हिंदी साहित्य मेरा अपना विषय था, दर्शन शास्त्र मेरा अपना विषय था। तो साहित्य पढ़ने के कारण मेरी भाषा थोड़ी ठीक थी, समृद्ध थी कह सकते हैं, और इसका फ़ायदा मुझे एसे में हुआ, निबंध पेपर में हुआ, इसका फ़ायदा मुझे इंटरव्यू में हुआ, साक्षात्कार में। उस समय 300 मार्क्स का इंटरव्यू होता था, जिसमें मुझे 225 मार्क्स मिले थे, जो हिंदी माध्यम में सर्वश्रेष्ठ था। तो 300 में 225 मार्क्स आना मतलब एक उपलब्धि मानी जाती थी। तो इसका निश्चित रूप से ये काम करता है जी। बिल्कुल सर, अगर सर बात करें जैसे कि आपने बताया कि अगर आप यूपीएससी के एग्ज़ाम में बैठते हैं या इंटरव्यू करते हैं तो इस तरीके से आपकी मेहनत रहती है, लेकिन सर कहीं ना कहीं जब हम किसी मुकाम को हासिल करने के लिए निकलते हैं तो हमारी मेहनत के साथ साथ हमारे परिवार का भी बहुत बड़ा साथ रहता है। अगर आपकी बात करें, आज आप जिस मुकाम पर हैं हम सभी के लिए आप एक प्रेरणादायक है, ऐसे में इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे कि आप जिस मुकाम पर हैं? सबसे पहले मैं अपने माता पिता को इसका श्रेय देना चाहूँगा, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया कि आईएससी में मैथमेटिक्स मेरा सब्जेक्ट रहा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। मेरे सभी दोस्त मित्र गए आईआईटी की तैयारी करने, और मैंने अचानक से घर में बोला कि मुझे सिविल सेवक बनना है और मुझे आईएएस बनना है। तो घर में माता पिता का मुझे सपोर्ट मिला और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपके डिसीजन के साथ हूँ, आप जाइए तैयारी करिए। तो अगर उस समय मुझे रोक दिया गया होता कि नहीं आपको भी भेड़ चाल चलनी है, आपको भी लिखे चलना है, लिखे सब चले, है ना जी, तो अगर मुझे भी उस समय रोक दिया गया होता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं आता। अगर सर आप आईएएस नहीं होते तो आज क्या होते? मतलब कहते हैं ना कि हम लोग बचपन में सपना देखते कि बड़े होके ये बनेंगे वो बनेंगे, लेकिन जब बड़े होते हैं तो परिस्थितियाँ कुछ और रहती है और हम कहीं और जाकर खड़े हो जाते हैं। अगर आपकी बात करें तो आप क्या बनना चाहते थे? ईमानदारी से मैं इस प्रश्न का जवाब देना चाहूँगा कि आज तक मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि मैं आईएएस नहीं बनूंगा तो क्या होगा। कभी भी ऐसा मुझे एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान, पढ़ाई के दौरान, दिल्ली जाने के बाद तैयारी के दौरान कभी भी एक बार भी ऐसा नहीं लगा मुझे कि आईएएस नहीं बनूंगा तो क्या होगा। ये क्वेश्चन ही नहीं आया, क्योंकि जैसा अभी फिर मैं वही बोलता हूँ, जो आप सोचते हैं वो बन जाते हैं। महात्मा गांधी के विचार आज हमने इसी कार्यक्रम में देखा कि आप जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। तो आप जब किसी चीज़ में डूबते हैं, कई ऐसी मूवीज़ भी आई है जिसमें आप देखेंगे कि जब आप किसी चीज़ में गहराई से डूब जाते हैं तो वो चीज़, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है कि वो फिर आपको अपना लेता है वो। तो फिर बस वही था। तो जब आप अपने पैशन को अपने जब प्रोफेशन बनाते हैं तो आप बहुत ऊंचाइयों तक जाते हैं। हालांकि सर आपके बहुत सारे वर्क के बारे में हमने बातचीत की, आपके कार्यकाल की बातचीत की, आपके स्कूल के दिनों की बातचीत करना चाहेंगे। कहते हैं कि किसी भी इंसान के लाइफ का जो सबसे खूबसूरत पल होता है वो स्कूल के दिनों का होता है। ऐसी कोई वाक्य, ऐसा कोई इंसिडेंट या मोमेंट जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे? स्कूल के दिनों में मैं टॉप 3 में कभी भी नहीं रहा, टॉप 3 विद्यार्थियों में नहीं रहा, लेकिन मैं एवरेज से अच्छा स्टूडेंट था, औसत से अच्छा था, क्विक लर्नर था कि कोई भी चीज़ें अगर बताई जाती थी तो मैं कोशिश करता था कि उसको तेज़ी से सीख लूं, और बहुत लंबा और बहुत देर तक पढ़ने की मेरी आदत नहीं थी, लेकिन जितने देर पढ़ता था मैं बिल्कुल फोकस्ड होकर पढ़ता था। तो मुझे अभी याद है कि एक बार एक परीक्षा हुई थी जो क्लास के विषय से अलग परीक्षा हुई थी, संस्कृति ज्ञान परीक्षा उसको बोलते थे हमारे स्कूल्स में।
जी। तो उसमें मेरे जो शिक्षक थे उस कॉपी को जांच करने वाले, उन्होंने बोला कि सबके सामने पूरे क्लास में बोला था कि इसका 1 नंबर मैंने जानबूझ के काटा है कि मैं कहाँ इसका 1 नंबर काटूँ। 100 मार्क्स का वो एग्ज़ाम था, 100 मार्क्स का। तो उन्होंने मुझे 99 मार्क्स दिए थे, 1 नंबर जानबूझ के उन्होंने काटा, लेकिन उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज किया कि मैंने इसका ज़बरदस्ती 1 नंबर काटा है। तो वो मेरे लिए बड़ा मोटिवेशन था। वो क्लास 6 या 7 की बात है, शायद 7 की। तो उसमें एक मोटिवेशन वो था। फिर एक संसद का चुनाव होता था हमारे का, तो उसमें मुझे मंत्री का एक बार चयन हुआ मेरा वोटिंग के थ्रू। तो वो सब भी एक आपको मोटिवेट करता है कि आप में एक शायद कुछ क्वालिटी है, तो वो सब धीरे धीरे बिल्कुल। और मुझे लगता है शक्ति जीवन के हर मोड़ पर कहीं न कहीं आपको मोटिवेशन मिलते रहता है। चूंकि कार्यक्रम अब समापन की ओर है, तो मैं चाहूँगा कुछ ऐसे चुनिंदा इंटरेस्टिंग कुछ सवाल होंगे जिसका जवाब एक शब्द में अगर दे तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए सफलता क्या है, पावर, पोजीशन या फिर एक आशीर्वाद, लोगों का आशीर्वाद, किसे चुनेंगे? मेरे लिए सफलता ऐसा मैं सफलता नहीं मानता हूँ, मैं काम को ही अपनी सफलता मानता हूँ। मैं काम में अगर संतुष्ट हूँ, मुझे लगता है कि रात को सोते समय मुझे लगता है कि मैंने दिन भर कुछ ऐसा किया है जिससे समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति के लिए मैंने कुछ किया है। अगर वो संतुष्टि है तो वही लोगों का काम। ठीक है, तो आपका सबसे पसंदीदा पोस्टिंग कौन सा अभी तक? पसंदीदा पोस्टिंग जहाँ रहता हूँ वही रहते हैं, लेकिन छपरा डीएम के रूप में मैं समझता हूँ कि मैंने लोगों की अथक सेवा की है। आपका रोल मॉडल कौन सा है, ये बताइए। किस क्षेत्र में? मतलब कि कोई तो रोल मॉडल होगा आपका, कोई गुरु या फिर जिससे आपको प्रेरणा मिली, कोई भी ऐसा व्यक्तित्व? मैं इसमें 3 लोगों का नाम लेना चाहूँगा आज आपके सामने, जिन्होंने मुझे गढ़ा है। माता पिता का आशीर्वाद तो रहा ही है, उसके अलावा श्री किशोरी प्रसाद जिन्होंने मुझे प्रारंभिक शिक्षा दी है, उनका बहुत बड़ा योगदान है मेरे जीवन में। डॉक्टर KN सिंह, प्रोफेसर KN सिंह जिन्होंने मुझे कॉलेज के दिनों में मुझे गढ़ा है, और बिमलेश चंद्र झा जो मेरे बड़े भाई हैं और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो इन तीनों का श्रेय मैं देना चाहूँगा मेरी जो यहाँ तक की जर्नी है उसको पहुँचाने। ठीक है, तो चलते चलते दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, और जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि शॉर्टकट मत अपनाइए। अगर सिविल सेवक बनना है युवाओं को, तो मैंने जो अभी सारी बातें कही हैं उसको देखा जाए, उसको समझा जाए। मैंने जो किताबें लिखी हैं UPSC की, उसको अगर समय मिले तो उसको देखा जा सकता है, क्योंकि उसमें मैंने अपने पूरे जीवन का, उस दौरान के छात्र जीवन का सार लिख दिया है। डूज एंड डोंट्स, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। कभी किसी को देख के हतोत्साहित नहीं होना है, क्योंकि आप अपदीपो भव, भगवान बुद्ध कहते हैं अपदीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो। हम बिना काम के लोगों के पास जाके क्वेश्चन करते थे, ये क्या होगा, ऐसे कैसे पढ़ें, ये पढ़ना है नहीं पढ़ना है। आप खुद, मैंने जो दिशा बताई है, अगर आप उस दिशा को फॉलो करेंगे, आप गहनता से इसको सोचना। मैं युवाओं को ये कहूँगा कि इसको ठीक से सोचना, समझना और इसको फॉलो करना आपका डिसीजन है। लेकिन जो भी करना, अच्छा करना, डेविएट मत होना, सोशल मीडिया के चक्कर में बर्बाद मत होना। आजकल बहुत समय उसमें बर्बाद होता है। अपना जब आप खुद बन जाएंगे, आप खुद किसी मंजिल पे, मुकाम पे पहुंच जाएंगे, तो फिर आप, पूरी दुनिया आपकी है और पूरा जहां आपका है। बिल्कुल, क्या बात है, बहुत ही खूब। और दीपक आनंद जी, आपकी जो बातें हैं न सिर्फ वो प्रेरणादायक हैं, बल्कि ये भी सिखाती है कि एक अच्छे प्रशासक होने के साथ साथ बेहतर इंसान होना भी कितना ज़रूरी है, और वो सब कुछ आप में है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज का कार्यक्रम बिहार अभियान का अंक आपको कैसा लगा, खत और ईमेल के जरिए हमें फीडबैक देना ना भूलें। लिखिए हमारा पता है कार्यक्रम बिहार अभियान, निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र, पटना, फ्रेजर रोड, पटना 800001। हमारा ईमेल ID है director@ddkpatna@gmail.com। और दर्शकों, चलते चलते ज़रूर कहना चाहूँगी, प्रार्थना इस प्रकार करें जैसे सारी चीज़ें ऊपर वाले पर निर्भर करती है, और प्रयास इस प्रकार करें जैसे सारी चीज़ें आप पर निर्भर करती है। तब तक के लिए नमस्कार।